ये गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का ऑर्डर है। इसमें यह बताया गया है कि 200 से ज्यादा लोगों की गैदरिंग को बैन किया जा रहा है। कई राज्यों जैसे पंजाब ने अपने स्कूल्स और कॉलेजेस 31 मार्च तक बंद कर दिए हैं। आईपीएल पोस्टपोन कर दी गई है। मुंबई और महाराष्ट्र के दूसरे शहरों के शॉपिंग मॉल्स और मूवी थिएटर्स भी बंद कर दिए गए हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक एक्सट्रीम स्टेप भी लिया, सारे ही इंडियन वीजास को कैंसिल करने का। आप में से शायद कई लोग ये बोल सकते हैं कि क्या हमारी सरकार ओवर रिएक्ट कर रही है, क्योंकि करीब 100 ही केसेस हुए हैं इंडिया में और बस 2 लोगों की ही मृत्यु हुई है कोविड-19 से, जबकि हर साल टीबी से करीब 4 लाख लोगों की जान जाती है। तो हम इतना पैनिक क्यों कर रहे हैं? ये दिखाने के लिए कि हमारी सरकार का जो रिएक्शन रहा है वो सही ही नहीं बल्कि बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आपको 2 फोटोज देखनी चाहिए। ये फोटो है एलिना पगिलियारिनी की, जो इटली के एक शहर क्रेमोना के अस्पताल में काम करती हैं। उन्होंने 10 घंटे लगातार काम किया, जिसके बाद उनके साथी डॉक्टर ने उनकी ये फोटो खींची। और दूसरी फोटो है इस चार्ट की, जो ये दिखाता है कि कोविड-19 के केसेस कैसे बढ़े इटली में। 22 फरवरी को बस 9 केसेस थे, जबकि 11 मार्च को 10,000 केसेस। इसलिए कई एक्सपर्ट्स ने कहा है कि हमें कोविड-19 के कर्व को फ्लैटन करना होगा। अब फ्लैटनिंग द कर्व का क्या मतलब है और इसके लिए पब्लिक इवेंट्स को कैंसिल करना क्यों ज़रूरी है, हम इस वीडियो में बात करेंगे। जैसे हमने हमारे पिछले वीडियो में बात करी थी, कोविड-19 की जो फेटालिटी रेट है, यानी जिन लोगों को ये वायरस मिलता है उनमें से कितने लोगों की मौत होती है, वो इतनी हाई नहीं है। जैसे हम इस ग्राफ में देख सकते हैं, कई और वायरल डिजीजेस की फेटालिटी रेट कोविड-19 से ज़्यादा हाई है, जैसे इबोला या फिर मर्स। कोविड-19 का चैलेंज उसकी फेटालिटी रेट में नहीं है, बल्कि उसका चैलेंज है कि ये वायरस कितनी जल्दी फैलता है। हर वायरस का एक बेसिक रिप्रोडक्शन नंबर होता है, जिसको R0 भी कहा जाता है, जो हमें ये बताता है कि एक इन्फेक्टेड पर्सन कितने और लोगों को इन्फेक्ट कर सकता है। इनिशियल रिसर्च के हिसाब से कोविड-19 का R0 है 2.7, या फिर एक इन्फेक्टेड पर्सन 2.7 लोगों को ये वायरस दे सकता है। और अगर हम दूसरे वायरसेस से, जैसे साधारण सर्दी जुकाम से कंपेयर करेंगे, तो कोविड-19 का R0 उससे ज़्यादा है। ये कोविड-19 की ग्रोथ है उसके केसेस में चाइना से बाहर देशों में, और ये ग्रोथ है कोविड-19 की कुछ सिलेक्टेड कंट्रीज में। जैसे हम देख सकते हैं कि कोविड-19 के केसेस इन देशों में एक्सपोनेंशियल रेट से बढ़ रहे हैं। लिनियर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में एक डिफरेंस होता है। जैसे इस ग्राफ को एक लिनियर ग्रोथ रेट का ग्राफ कहा जाता है, यहाँ जो ग्रोथ रेट होती है वो कांस्टेंट होती है हर टाइम के बाद, जबकि एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट में, जो इस ग्राफ में हम देख सकते हैं, ग्रोथ रेट हर टाइम के बाद बढ़ती रहती है। जैसे ह्यूमन पॉपुलेशन और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की भी पॉपुलेशन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट से बढ़ती है। और इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट की वजह से ही मेडिकल एक्सपर्ट्स हमें अर्जेंट एक्शन लेने के लिए कह रहे हैं। वो चाहते हैं कि हम इस एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट को स्लो डाउन कर सकें, और चाहे टोटल नंबर ऑफ केसेस घटे ना, पर ये सारे केसेस एक लंबे टाइम तक स्प्रेड आउट हो जाए। इसी वजह से जो ग्रोथ रेट होगा कोविड-19 का, वो ऐसा नहीं बल्कि हमें ऐसा दिखना चाहिए। तो अगर मान लीजिए कि इंडिया में 1 लाख लोग कोविड-19 से इन्फेक्ट हो सकते हैं, तो मेडिकल एक्सपर्ट चाहते हैं कि ये 1 लाख लोग 1 साल में इन्फेक्ट हुए और ना कि 1 महीने में। और इसके लिए बहुत सिंपल रीज़न है, ताकि हमारा मेडिकल सिस्टम ओवरलोड ना हो। जैसे हमने पिछले वीडियो में बात करी थी कि ज़्यादातर पेशेंट्स को माइल्ड वर्जन होगा कोविड-19 का, यानी कि उनको इतनी चिंता करने की बात नहीं है और उनकी हेल्थ इतनी बिगड़ेगी नहीं। पर कुछ क्रिटिकल और जो सिवियर पेशेंट्स हैं, उनकी भी हेल्थ बिगड़ सकती है। इसीलिए उनकी कुछ ज़रूरतें होंगी, जैसे उनको हॉस्पिटल बेड चाहिए होगा, डॉक्टर्स और नर्सेज का अटेंशन चाहिए होगा, डॉक्टर्स और नर्सेज को उनको ट्रीट करने के लिए दवाइयाँ चाहिए होंगी, सैनिटाइजर्स चाहिए होंगे, फेस मास्क चाहिए होंगे। अब अगर कुछ 5-10 लोग ही अस्पताल पहुँचेंगे इन ज़रूरतों के साथ, तो हमारा मेडिकल सिस्टम कोप अप कर पाएगा। पर मान लीजिए कि अगर हज़ारों लोग एक हफ्ते के अंदर ही अस्पताल पहुंच जाते हैं इन ज़रूरतों के लिए, तो हमारा मेडिकल सिस्टम कोप अप नहीं कर पाएगा। और ऐसा ही हुआ है इटली में। चाइना के बाद सबसे ज़्यादा कंफर्म केसेस और डेथ्स इस वायरस से इटली में हुए हैं। कोविड-19 के पेशेंट्स ने लोम्बार्डी में, जो एक नॉर्दर्न इटली का एरिया है, 80% से ज़्यादा हॉस्पिटल बेड्स ऑक्यूपाई कर लिए हैं। कई फिजिशियन जैसे गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, जो नॉर्मली डाइजेस्टिव सिस्टम पर फोकस करते हैं, उनको कोविड-19 के पेशेंट्स के लिए मदद करने के लिए कहा गया है। इटली की सिचुएशन ऐसी पोजीशन पर पहुंच गई है कि उधर के डॉक्टर्स और नर्सेज को ऐसे डिसीजन लेने पड़ रहे हैं जिनके बारे में उन्होंने कभी सोचा ही नहीं होगा। उनके डॉक्टर्स को प्रायोरिटी देनी पड़ रही है कि वो किन पेशेंट्स को एडमिट कर सकते हैं और किन को नहीं। पर ऐसे पेशेंट्स को खुद ही रिकवर करना होगा और कुछ तो ऐसे ही मर जाएंगे। उधर के एक मेडिकल इंस्टीट्यूट ने गाइडलाइंस इशू करी थी
कि वो लोग जिनकी हाईएस्ट चांस है रिकवरी की उनको आईसीयू में भर्ती किया जाए। इसका मतलब है कि वो लोग जो बूढ़े हैं या फिर ऐसे लोग जिनके पास पहले से एक मेडिकल कंडीशन है जिसकी वजह से उनकी रिकवरी होना बहुत मुश्किल है, उनको इटालियन डॉक्टर्स मना कर रहे हैं भर्ती करने से। इस सिचुएशन से बस कोविड-19 के पेशेंट्स पर ही असर नहीं पड़ता, बल्कि कई पेशेंट जो दूसरी चीज़ों से गुजर रहे हैं उन पर भी असर पड़ता है। चाइना में कई HIV पेशेंट्स के लिए ड्रग्स नहीं है क्योंकि सारा मेडिकल अटेंशन अभी कोविड-19 पर है। कई कैंसर पेशेंट्स की ट्रीटमेंट्स डिले हो गई हैं इसी कारण की वजह से। इस सिचुएशन की वजह से ही इटालियन सरकार ने बहुत ही सख्त कदम उठाए हैं। पूरा देश अभी एक लॉकडाउन मोड पर है। सारे बिजनेसेस को बंद करने के लिए कह दिया है एक्सेप्ट ग्रोसरीज या फिर फार्मेसी स्टोर, और इसका एक कारण है ताकि वो डिजीज़ को स्लो कर सके और ताकि ऐसी सिचुएशन दूसरे देशों में ना हो, इसलिए वो भी बड़े ही सख्त कदम उठा रहे हैं। सिंगापुर ने कुछ पैसेंजर्स को बैन कर दिया है कम्प्लीटली उनके देश में एंटर करने से। यूएस ने एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी है और सारी फ्लाइट्स जो यूरोप से आ रही थी या फिर जा रही थी उन पर बैन लगा दिया है। और ऐसी सिचुएशन इंडिया पर बहुत बड़ा असर कर सकती है क्योंकि इंडिया का मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत पुअर है, स्पेशली अगर हम बड़े शहरों के बाहर जाएंगे। एक रिसर्च स्टडी के हिसाब से हर लाख लोगों के लिए इंडिया के पास 2.3 क्रिटिकल हॉस्पिटल बेड्स हैं, जबकि इटली के पास जो अभी बहुत बुरी सिचुएशन में है 12.5 क्रिटिकल हॉस्पिटल बेड्स हैं, यानी कि 6 गुना ज़्यादा। इसलिए इंडिया के लिए अर्जेंट स्टेप्स लेना अभी बहुत ही ज़रूरी है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की रिसर्च के हिसाब से फरवरी 2020 तक चाइना में करीब 1 लाख से ज़्यादा केसेस थे, पर ये नंबर करीब 70 गुना ज़्यादा हो सकता था अगर चाइना कई सख्त कदम नहीं उठाता। पर वो ये भी कहते हैं कि ये केसेस 70% कम हो सकते थे अगर चाइना ने ये कदम एक हफ्ते पहले उठाए थे, और ऐसे केसेस 95% कम हो सकते थे अगर उन्होंने ये कदम 3 हफ्ते पहले उठाए थे। हर पैंडेमिक की 4 स्टेज होती हैं। पहली स्टेज में जो केसेस होते हैं वो दूसरे देशों से आते हैं। दूसरी स्टेज में कुछ लोकल ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाता है। तीसरे स्टेज में पूरी ही लोकल कम्युनिटीज़ इन्फेक्ट हो सकती हैं, और चौथी स्टेज में इस डिजीज़ का कोई एंड ही नहीं दिखता। और इटली और कोरिया अभी चौथी स्टेज में है और इंडिया दूसरी स्टेज में। एक्सपर्ट्स की माने तो सेकंड स्टेज से थर्ड स्टेज के लिए इंडिया के पास 30 दिन है, इसलिए अर्ली रिएक्शन बहुत ही ज़रूरी है। वीज़ाज और IPL को कैंसिल करना एक तरीका है इस डिजीज़ पर काबू पाने के लिए, पर इसके अलावा हमारी सरकार को कई और चीज़ें करनी होंगी। टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और क्वारंटीन। टेस्टिंग बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि उससे ही हमें पता चलता है कि अभी करंट सिचुएशन क्या है हमारे देश की। साउथ कोरिया के बारे में कई एक्सपर्ट्स की राय है कि उधर के केसेस हमें इतने ज़्यादा इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि उनकी सरकार ने बहुत अग्रेसिवली टेस्टिंग करी है, जबकि कई और देश जैसे इंडोनेशिया में कोई भी पॉजिटिव केस नहीं था बहुत लंबे टाइम के लिए, और लोग यही मानते हैं कि उधर की सरकार इतना टेस्ट नहीं कर रही है, और टेस्ट कर भी रही है तो उधर की टेस्टिंग क्वालिटी इतनी हाई नहीं है। अगर हम इंडिया को कंपेयर करेंगे दूसरे देशों से तो हम ये देख सकते हैं कि टेस्ट इंडिया में इतने नहीं हो रहे हैं। इसके पीछे कारण ये हो सकता है कि इंडिया में ये वायरस बहुत बाद में फैला था, पर इस पर काबू पाने के लिए हमें हमारी टेस्टिंग बढ़ानी होगी। फिर इंडिया को अग्रेसिव कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग भी करनी होगी। कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग का ये मतलब है कि अगर कोई कंफर्म कोविड-19 का पेशेंट है तो अपन सारे लोगों को ढूंढने की कोशिश करोगे जिनका उस पेशेंट के साथ कॉन्टैक्ट रहा होगा और वो खुद कोविड-19 के पेशेंट हो सकते हैं। इस कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की वजह से ही कई देश जैसे साउथ कोरिया इस वायरस के स्प्रेड को स्लो डाउन कर पाए हैं, और इसके बिना ये डिजीज़ बहुत ज़्यादा फैल सकती है। जैसे ये रॉयटर्स का ग्राफिक हमें ये बताता है कि हर कंफर्म केस जो था कोरिया में वो कितने लोगों के कांटेक्ट में आया था। कुछ पेशेंट्स बस 2 लोग के कांटेक्ट में आए थे, कुछ करीब 20 और कुछ 400 से ज़्यादा। पर अगर पेशेंट 31 पे नज़र डालोगे, इस पेशेंट को सुपर स्प्रेडर कहा जाता है, और ये पेशेंट 1000 से ज़्यादा लोगों के कांटेक्ट में आया था कोरिया में। साउथ कोरिया के करीब 2400 केसेस अब एक चर्च से लिंक्ड है जहां ये पेशेंट 31 2 घंटे के लिए मौजूद था। पर ऐसे सुपर स्प्रेडर्स इंडिया में भी हो सकते हैं। मैंगलोर में एक सस्पेक्टेड कोविड-19 पेशेंट मेडिकल चेकअप से भाग गए। ऐसा ही हुआ केरला में भी एक अमेरिकन कपल के साथ। अब आप सोचिए कि ऐसे लोग अगर मान लीजिए वो पॉजिटिव थे तो उन्होंने कितने सारे लोगों को इन्फेक्ट किया होगा। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट को लोगों को क्वारंटीन करना होगा और उन लोगों को भी समझना होगा कि हम किस परिस्थिति में हैं। ऐसे इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था इटली से और फिर क्वारंटीन फैसिलिटी में रखा, पर वो लोग फिर ज़्यादा डिमांड करने लग गए जिनको सेपरेट रूम चाहिए अपनी फैसिलिटी में। फिर आर्मी को समझाना पड़ा कि ये कोई लग्जरी रिजॉर्ट नहीं है।
इसीलिए लोगों को समझना कि ये सिचुएशन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिचुएशन है, ये बहुत ज़रूरी है। इस वायरस से लड़ने के लिए हमारी सरकार को ही नहीं बल्कि हमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कदम उठाने होंगे। इसलिए जब हमारी सरकार कहे कि एक लॉकडाउन बहुत ज़रूरी है या फिर मेडिकल एक्सपर्ट्स कहें कि हमें सब कुछ कैंसिल करना होगा, तो हमें उनकी राय सुननी चाहिए, क्योंकि हम में से कोई ये नहीं चाहेगा कि जो हमारा लिमिटेड मेडिकल स्टाफ है वो ऐसी सिचुएशन से गुजरे जिससे एलिना ने गुजरा था।